कभी कभी एक इंसान जिंदगी से नहीं बल्कि अपने अतीत से लड़ रहा होता है। एक ऐसा आदमी जिसके पास न घर है, न परिवार, न कोई पहचान, लेकिन उसके दिल में 20 साल से जलती एक आग है। यह कहानी है एक बेघर इंसान की जिसने सब कुछ खो दिया था और अब उसके पास खोने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी, खुद की जिंदगी। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जहां इंतकाम सिर्फ खून नहीं मांगता, बल्कि सच, दर्द और रिश्तों की वो परतें खोल देता है जिन्हें जानकर इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। सोचिए, जिस आदमी को आप 20 साल से अपना दुश्मन मानते आए हों, उसे मारने के बाद पता चले कि शायद वही असली कातिल ही नहीं था, तो क्या आपका इंतकाम जायज कहलाएगा या आप सबसे बड़ी गलती कर चुके होंगे? जब एक भाई अपनी बहन को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाए और सामने वाले सिर्फ दुश्मन न हो बल्कि खून के रिश्ते निकल आएं, तो क्या इंसान ट्रिगर दबा पाएगा या रिश्ते आखिरी वक्त पर हाथ रोक लेंगे? एक घर, 4 लोग, हर कोने में बिछे जाल और सच ऐसा जो गोली से ज्यादा तेज जख्म देता है। इस कहानी का अंत आप सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत एक बेघर इंसान से होती है जिसका नाम ड्वाइट था। जब भी उसे कोई खाली मकान मिलता, वो चुपचाप अंदर घुस जाता। इस बार भी उसने किसी के घर में दाखिल होकर नहाना शुरू ही किया था कि अचानक उसे सामने का दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि घर के मालिक वापस आ चुके हैं। बिना एक पल गंवाए वो खिड़की से कूद गया और जान बचाकर भाग निकला। ड्वाइट इसी तरह इधर उधर भटकता रहता था, बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश में। कुछ समय बाद उसकी नजर एक पुरानी, जर्जर और बिल्कुल बेकार पड़ी कार पर पड़ी। देखने में वो पूरी तरह कबाड़ लग रही थी, लेकिन ड्वाइट के चेहरे पर खुशी आ गई क्योंकि आखिरकार उसे रहने के लिए एक जगह मिल गई थी। उसने उसी टूटी फूटी कार को अपना ठिकाना बना लिया। शाम के वक्त वो बाहर निकलता, कूड़ेदानों से बचा खुचा खाना ढूंढता और पेट भरता। फिर वापस अपनी कार में लौटकर कुछ किताबें पढ़ता और वहीं सो जाता। बाहर से देखने पर लगता था कि इस आदमी की जिंदगी में न कोई मकसद है, न कोई मंजिल, लेकिन अंदर ही अंदर ड्वाइट पिछले 20 सालों से किसी एक ही पल का इंतजार कर रहा था। वो इंतजार था उस शख्स के जेल से रिहा होने का जिसे वो अपने ही हाथों से मारना चाहता था। अगली सुबह एक पुलिस अफसर एडी वहां पहुंची। वो ड्वाइट को पहले से जानती थी। उसने उसे कार से बाहर निकाला और सख्त लहजे में कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। लेकिन उसी दौरान एक खबर सामने आई। वेड क्लिएंट जल्द ही जेल से रिहा होने वाला था। वही वेड जिसने 20 साल पहले ड्वाइट के माँ बाप की हत्या की थी। यह सुनते ही ड्वाइट के अंदर जैसे आग सी भड़क उठी। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद अब साफ था, वेड को मारना। अब जब उसे पता चल गया था कि वेड जेल से बाहर आने वाला है, ड्वाइट ने अपने इंतकाम की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी पुरानी कार के लिए एक नई बैटरी खरीदी ताकि वो ठीक से चल सके। वेड वर्जीनिया की एक जेल से रिहा हो रहा था, इसलिए ड्वाइट को भी वहीं जाना था। वो एक गन शॉप पहुंचा, लेकिन वहां हथियार इतने महंगे थे कि वो एक भी खरीद नहीं सकता था। मजबूर होकर उसने अपनी बहन के नाम एक चिट्ठी लिखी और फिर एक पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि कहीं से कोई बंदूक मिल जाए। काफी तलाश के बाद उसे एक बंदूक मिल भी गई, लेकिन उसका ट्रिगर लॉक था। ड्वाइट ने पूरी ताकत लगाकर उस लॉक को तोड़ने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में पूरी बंदूक ही टूट गई। गुस्से और मायूसी में उसने तय किया, मैं उसे अपने नंगे हाथों से मारूंगा, बंदूक से नहीं। बिना किसी हथियार के ही ड्वाइट वर्जीनिया के लिए निकल पड़ा। वहां वो जेल के बाहर इंतजार करने लगा, ये देखने के लिए कि वेड कब बाहर आएगा और रिहाई के बाद कहां जाएगा। कुछ देर बाद जेल के गेट पर एक लिमोजीन आकर रुकी और वेड आखिरकार बाहर आ गया। उसका परिवार उसे देखकर बेहद खुश था। सब उसे गले लगा रहे थे। ये मंजर देखकर ड्वाइट की आंखों से आंसू बह निकले। जिस आदमी ने उससे उसके माँ बाप छीन लिए थे, वो आज अपने परिवार के साथ हंस रहा था, जश्न मना रहा था। जैसे ही वो सब वहां से निकले, ड्वाइट भी उनका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वेड का परिवार जश्न मनाने के लिए एक बार में रुका। गुस्से से भरा ड्वाइट पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर घुसा और बाथरूम में छिपकर बैठ गया, इस इंतजार में कि वेड अकेला अंदर आए। जैसे ही वेड बाथरूम में दाखिल हुआ, ड्वाइट झपट पड़ा और उसने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। लेकिन पहला हमला वेड झेल गया और पलटकर लड़ने लगा। ड्वाइट ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा हमला किया और इस बार चाकू सीधे उसके सिर में घोंप दिया। वेड जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें बस आखिरी दौर में थीं। यह समझकर कि वेड मर चुका है, ड्वाइट जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगा। इसी बीच वेड के परिवार को शक हुआ कि वो बाथरूम में इतनी देर क्यों लगा रहा है। वे लोग बाथरूम की ओर दौड़े। ड्वाइट बाहर निकला, वेड की कार का टायर चाकू से फाड़ दिया और अपनी कार की तरफ भागा। तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर गहरा कट लगा है और खून तेजी से बह रहा है। उसे एहसास हुआ कि लड़ाई के दौरान शायद उसकी कार की चाबियां गिर गई थीं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने वेड की ही कार से भागने का फैसला किया। वो जल्दी से कार में बैठा और किस्मत से चाबियां अंदर ही थीं। उसने फौरन कार स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। उसने कार रोक दी।
पीछे से एक लड़का बाहर आया जिसका नाम विलियम था। विलियम ने घबराए हुए स्वर में पूछा, तुमने वेड को क्यों मारा? ड्वाइट ने जवाब दिया, वेड ने मेरे माँ बाप को मारा था, उसने मुझे अनाथ बना दिया। ये सुनते ही लड़का बुरी तरह घबरा गया और भाग गया। विलियम की इस प्रतिक्रिया ने ड्वाइट को उलझन में डाल दिया। वो सोचने लगा, कहीं उसने गलत आदमी तो नहीं मार दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि वेड ने किसी और के जुर्म का इल्जाम अपने सिर ले लिया हो? कुछ ही देर बाद उसे खाली सुनसान सा घर दिखाई दिया। वो अंदर गया ताकि अपना हुलिया बदल सके। सबसे पहले उसने अपने लंबे बाल और दाढ़ी काटी ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर नहाया, अपने जख्मी हाथ पर पट्टी बांधी और साफ कपड़े पहने। इसके बाद उसने टीवी चालू किया और सारे न्यूज चैनल देखने लगा, लेकिन कहीं भी वेड की मौत की कोई खबर नहीं थी। ये देखकर वो और बेचैन हो गया। फिर ड्वाइट बाहर निकला और देखा कि बाहर एक ट्रक खड़ा है। उसने ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। ड्वाइट अब अपनी बहन सैम से मिलने जा रहा था। सैम के पति की मौत हो चुकी थी और वो अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। थोड़ी ही देर में ड्वाइट उसके घर पहुंच गया। इतने सालों बाद अपने भाई को देखकर सैम खुशी से भर उठी। दोनों की आंखों में बीते वक्त की यादें तैरने लगीं। कुछ देर बाद वे दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वहीं अचानक ड्वाइट ने सैम से कह दिया कि उसने वेड को मार दिया है, उसी वेड को जिसने उनके माँ बाप की हत्या की थी। ये सुनते ही सैम गुस्से से भर गई, लेकिन उसी गुस्से के नीचे कहीं ना कहीं एक हल्का सा सुकून भी था, ये जानकर कि जिसने उनकी जिंदगी तबाह की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सैम ने ड्वाइट को बताया कि वेड का परिवार, क्लीवलैंड फैमिली, उसी के मोहल्ले में रहती है और वे लोग बेहद अमीर और ताकतवर हैं। वो लोग हर थोड़े थोड़े दिन में मुझे जलील करते रहते हैं, सैम ने कहा, खास तौर पर अपनी लिमोजीन दिखा दिखाकर। थोड़ी बातचीत के बाद ड्वाइट को समझ आ गया कि क्लीवलैंड परिवार खतरनाक है। अब जब उसने वेड को मार दिया था तो वे चुप नहीं बैठने वाले थे। बहुत जल्द वे बदला लेने आएंगे। तभी अचानक ड्वाइट को एहसास हुआ कि वे दोनों घर से बाहर हैं। बच्चों को कौन देख रहा है? उसने घबराकर पूछा। दोनों के चेहरे उड़ गए और वे फौरन घर की ओर दौड़े। सैम अंदर भागी और देखा कि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन वो बुरी तरह डर चुकी थी और गुस्से से कांप रही थी। वो बाहर आई और ड्वाइट को जोर से थप्पड़ मारते हुए बोली, सब कुछ ठीक चल रहा था, तुमने फिर से हमारे परिवार को खतरे में डाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ड्वाइट ने कहा, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें बच्चों के साथ यहां से जाना होगा। उसने सैम से कहा कि वो सामान पैक करे और बच्चों को लेकर पिट्सबर्ग चली जाए। जब तक मैं सब ठीक ना कर दूं, वापस मत आना, ड्वाइट ने सख्त लहजे में कहा। सैम समझ गई कि सबसे जरूरी उसके बच्चों की सुरक्षा है। उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और बच्चों को लेकर निकल गई, ड्वाइट को अकेला छोड़कर। अब ड्वाइट को यकीन करना था कि कोई उसकी बहन तक ना पहुंच पाए। उसने सबसे पहले घर को ध्यान से चेक किया। फिर वो सोचने लगा कि अगर क्लीवलैंड परिवार ने हमला किया तो वो अपना बचाव कैसे करेगा। घर में कोई हथियार नहीं था, यहां तक कि एक चाकू भी नहीं। मजबूरी में उसने आसपास पड़ी छोटी मोटी चीजों से ही काम चलाने का फैसला किया और रात होने का इंतजार करने लगा। अंधेरा गहराने लगा। तभी उसे एक कार के आने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर खिड़की तक पहुंचा और देखा वेड के 2 भाई, टेडी और कार्ल। ड्वाइट समझ गया कि वे हथियारों के साथ उसे मारने आए हैं। वो भागकर ऊपर गया, बाथरूम की लाइट जलाई और पानी चला दिया ताकि उन्हें लगे कि कोई ऊपर है और वे सीधे वहीं जाएं, नीचे का हिस्सा ना छाने। जब उसने दोबारा बाहर झांका तो देखा कि दोनों भाई अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं, एक मुख्य गेट से और दूसरा पीछे के रास्ते से। ड्वाइट फुर्ती से नीचे भागा और हॉल में सोफे के नीचे छिप गया। दोनों भाई घर में घुस आए और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान ड्वाइट के पास भागने का मौका था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसे एहसास हो गया कि कार्ल ने उसे देख लिया है। कार्ल के हाथ में धनुष और तीर था। वो लगातार ड्वाइट पर तीर चलाने लगा। ड्वाइट अपनी कार की ओर दौड़ा और गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से बढ़ाने लगा, लेकिन अफरा तफरी में उसने टेडी को टक्कर मार दी। टेडी जमीन पर गिर पड़ा। ड्वाइट फौरन गाड़ी से उतरा, टेडी को उठाया और चिल्लाया, जल्दी बताओ, तुम मेरे पीछे आए हो या मेरी बहन के? लेकिन टेडी बेहोश था, वो कुछ नहीं बोल सका। ड्वाइट ने टेडी की बंदूक उठाई और देखा कि कार्ल उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने जल्दी से टेडी को उठाकर कार में डालना शुरू किया। जैसे ही वो ड्राइवर सीट पर बैठने वाला था, कार्ल ने एक तीर उसके पैर में मार दिया। ड्वाइट का खून तेजी से बहने लगा। दर्द के बावजूद उसने कार स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। कार्ल चिल्लाता हुआ उनके पीछे दौड़ा, लेकिन ड्वाइट नहीं रुका। वो पूरी रफ्तार से भाग गया। थोड़ी दूर जाकर ड्वाइट ने बेहोश टेडी को पिछली सीट से निकालकर डकी में डाल दिया। दर्द अब बर्दाश्त से बाहर था।
उसने अपने पैर से तीर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये आसान नहीं था। फिर भी वो गाड़ी चलाकर एक स्टोर तक पहुंचा। जख्म को छिपाते हुए उसने दवाइयां और कुछ सामान लिया ताकि तीर निकाल सके, लेकिन वो नाकाम रहा। खून इतनी तेजी से बह रहा था कि उसे लगने लगा कि वो किसी भी पल मर सकता है। आखिरकार उसे अस्पताल जाना ही पड़ा। डॉक्टर से मिलने से पहले ही ड्वाइट बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसका इलाज हो चुका था और उसका पैर प्लास्टर में था। पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वो अस्पताल में रुक नहीं सकता था। वो वहां से निकल पड़ा और जल्दी जल्दी अपनी कार की ओर गया। उसने डिक्की पर दस्तक दी और टेडी की जोर जोर से चीख सुनाई दी। इसका मतलब था कि वो अभी जिंदा है। ड्वाइट ने फौरन अस्पताल के कपड़े पहन लिए। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। अब वो सीधे अपनी बहन सैम के घर पहुंचा। उसने सबसे पहले दरवाजे और खिड़कियां बंद की ताकि बाहर से कोई भी अंदर झांक न सके। ड्वाइट ने सारे दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद कर दिए। उसने घर की सारी लाइटें बुझा दी और हर चीज को साफ सुथरा किया। इसके बाद वो वापस अपनी कार में आकर बैठ गया। कार में बैठकर उसने सैम का पुराना एल्बम निकाला जिसमें बचपन की तस्वीरें थीं। एक एक फोटो देखते हुए उसके जहन में अपने खुशहाल बचपन की यादें ताज़ा होने लगीं। उसी दौरान टेडी लगातार चिल्ला रहा था, मेरा पैर टूट गया है, मुझे बहुत प्यास लगी है। ड्वाइट ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और एल्बम पलटता रहा। तभी उसकी नज़र अपने पुराने दोस्त बेन की एक तस्वीर पर पड़ी। उस फोटो को देखते ही ड्वाइट ने तय कर लिया कि वो बेन से मिलने जाएगा। वो तुरंत गाड़ी लेकर बेन के घर पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ बेन की माँ थी। उन्होंने बताया कि बेन लगभग 1 साल से घर पर नहीं है। फिर भी उन्होंने ड्वाइट को पहचान लिया और कहा कि वो बेन का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। उन्होंने ड्वाइट को बेन का कार्ड दिया और बताया कि अब वो शहर में रहता है। साथ ही उसका पता भी दे दिया। ड्वाइट उस पते पर निकल पड़ा और कई घंटों बाद वहां पहुंचा। वहां एक महिला ने उसे बताया कि बेन अभी काम पर है और उसकी शिफ्ट देर रात खत्म होगी। ड्वाइट वहीं इंतजार करने लगा और आधी रात तक बेन की कार पर नजर रखे रहा। आखिरकार बेन बाहर आया। दोनों की नजरें मिलीं और वे पुराने दिनों की बातें करने लगे। ड्वाइट ने सीधा कहा, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं, मुझे एक बंदूक चाहिए। सैम समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। उसने ड्वाइट से कहा कि वो घर चले और दोनों साथ साथ बेन के घर पहुंचे। वहां बेन ने उसे बंदूक दी और पूछा, क्या तुम्हें चलाना आता है? ड्वाइट ने जवाब दिया, नहीं आता, लेकिन सीख लूंगा। बेन बोला, यहाँ कोई नहीं है, मैं तुम्हें पीछे भेड़ों के बाड़े में शूटिंग करना सिखा सकता हूँ। ड्वाइट ने कहा, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है भाई, मैं और परेशान नहीं करना चाहता, मुझे बस बंदूक चाहिए। ये कहकर उसने बंदूक ली और निकल पड़ा। जाते जाते उसने एक पानी की बोतल भी उठा ली ताकि टेडी को दे सके। जैसे ही उसने डिक्की खोली, टेडी घिसटता हुआ बाहर आया। सामने ड्वाइट को बंदूक के साथ खड़ा देखकर वो डर गया और फौरन पानी पीने लगा। ड्वाइट ने पूछा, तुम मेरे घर मुझे मारने आए थे या मेरी बहन को? टेडी ने नफरत से कहा, हम तुम्हें मारने आए थे हरामजादे। फिर उसने ऐसी बातें बताईं जिन्होंने ड्वाइट को अंदर से तोड़ दिया। टेडी बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप कोई शरीफ आदमी था? उसका मेरी माँ के साथ अफेयर था। जब मेरे बाप को ये पता चला तो वो गुस्से में तुम्हारे घर गया और उसने तुम्हारे पिता को मार डाला। तुम्हारी माँ को मारने का उसका इरादा नहीं था, वो बेगुनाह थी, लेकिन बीच बचाव करते हुए वो भी मारी गई। टेडी ने आगे कहा, फिर मेरे बाप ने वेड को अपनी जगह जेल भिजवा दिया क्योंकि वेड 18 साल से कम उम्र का था, उसे हल्की सजा मिल जाती। ये सुनकर ड्वाइट पूरी तरह टूट गया। उसने भारी आवाज में कहा, मैं इस सब को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार फिर इसमें घसीटा जाए। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, इसके लिए मैं खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। टेडी हंसते हुए बोला, हमारा परिवार ऐसे नहीं चलता, हम कानून से नहीं अपने नियमों से जीते हैं। अब तुम्हारा पूरा परिवार मरेगा, तुम्हारी बहन और उसके बच्चे भी। ये सुनते ही ड्वाइट ने एक गोली चला दी। टेडी दहशत में आ गया। ड्वाइट ने उसके हाथ में फोन थमाया और कहा, अपने परिवार को फोन करो और कहो कि तुम सब कुछ खत्म करने आ रहे हो, किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेडी ने कॉल किया और उनसे बात की। कुछ देर बाद जैसे ही ड्वाइट फोन वापस लेने आगे बढ़ा, टेडी ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया और बंदूक छीन ली। टेडी बोला, हमारे परिवार के अपने नियम हैं, मेरे बाप ने 2 कत्ल किए, फिर भी उसने सजा नहीं काटी।
कैंसर से मरा और अब तुम्हारी बारी है। उसने ड्वाइट पर बंदूक तान दी। तभी बेहद करीब से चली एक गोली टेडी के सिर में आकर लगी। टेडी वहीं ढेर हो गया। ये गोली बेन ने चलाई थी, जो अपने दोस्त की चिंता में उसके पीछे पीछे आ गया था। बेन ने ड्वाइट को उठाया और कहा, मुझे पता था तुम कुछ गलत कर बैठोगे, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसने ड्वाइट को बंदूक थमाते हुए कहा, हाथ में बंदूक होना काफी नहीं है, अगर गोली निशाने पर ना लगे तो बंदूक बेकार है। इसके बाद बेन ने उसे शूटिंग सिखाई। धीरे धीरे ड्वाइट बेहतर होने लगा। ट्रेनिंग के बाद बेन ने उसे एक बंदूक, कुछ पैसे और खाना दिया। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, बेन ने कहा। दोनों कुछ दूर तक साथ चले, लेकिन फिर ड्वाइट रुक गया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचा ली है भाई, मुझे जितनी मदद चाहिए थी मिल चुकी है, अब हमारे रास्ते अलग हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। बेन ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी कार बंद हो गई। जब उसने बोनट खोला तो देखा कि बैटरी जानबूझकर खराब की गई थी। ड्वाइट जानता था कि बेन उसका पीछा करना नहीं छोड़ेगा, और वो ऐसा नहीं चाहता था। बेन को किसी मुसीबत में डालना वो नहीं चाहता था, इसलिए ड्वाइट वहां से दूर चला गया और अकेले बैठकर अपना खाना खाया। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और क्लीवलैंड परिवार के घर में दाखिल हुआ। उसने पूरे घर में हथियारों की तलाश की और जो हथियार मिले सबको उठाकर पास की झील में फेंक दिया, ताकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी न बचे। इसके बाद वो वेड के पिता की कब्र पर गया, उसी आदमी की कब्र पर जिसने उसके माँ बाप को मारा था। ड्वाइट जानता था कि एक मरे हुए इंसान को वो कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी अपने अंदर भरी नफरत और इंतकाम की आग को शांत करने के लिए उसने उस कब्र पर पेशाब किया। ये उसके बदले की आखिरी तसल्ली थी। फिर उसने टेडी की लाश को उठाया, घर के पीछे जो गड्ढा उसने पहले से खोद रखा था उसमें घसीट कर ले गया और वहीं दफना दिया। सब कुछ करने के बाद वो वापस घर के अंदर आया और चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। उसने चारों तरफ जाल बिछा रखे थे, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। शाम को अचानक घर की लाइटें अपने आप जल उठीं। ड्वाइट चौंक गया। उसने फौरन बंदूक उठाई और देखने लगा कि कौन आया है। तभी उसे समझ में आया कि ये ऑटोमेटिक लाइट्स थीं, जो हर रोज ठीक शाम 7 बजे अपने आप जल जाती थीं। अब ड्वाइट और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने क्लीवलैंड परिवार के घर के नंबर पर फोन किया और एक संदेश छोड़ा। उसने कहा कि वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। उसे पूरे परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी नफरत सिर्फ उस आदमी से थी जिसने उसके माँ बाप को मारा था। लेकिन अगर उन्होंने उसकी बहन के पीछे जाने की कोशिश की तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ घंटों बाद क्लीवलैंड परिवार वापस लौटा। घर में 3 लोग दाखिल हुए, कार्ल और उसकी 2 बहनें। उनकी बातचीत से ड्वाइट को पता चल गया कि उन्हें सैम के बारे में सब मालूम है। सैम अभी भी पिट्सबर्ग में थी और वे लोग उसे और उसके दोनों बच्चों को मारने का प्लान बना चुके थे। ये सुनते ही ड्वाइट गुस्से से पागल हो गया। उसने बिना सोचे समझे कार्ल को गोली मार दी। अब कमरे में सिर्फ 2 बहनें बची थीं। ड्वाइट ने कहा, मुझे तुम्हारे पूरे परिवार को मारने का कोई शौक नहीं है। मेरी दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे बाप से थी, लेकिन मेरी बहन के पीछे जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तभी अचानक विलियम सामने आया और उसने ड्वाइट पर गोली चला दी। ड्वाइट घायल हो गया, लेकिन अभी जिंदा था। दोनों बहनों ने विलियम से कहा कि वो ड्वाइट को खत्म कर दे, लेकिन विलियम का हाथ कांप गया। वो गोली नहीं चला पाया। उसी पल सच्चाई सामने आ गई। विलियम असल में ड्वाइट का सौतेला भाई था। ड्वाइट के पिता का उनकी मां के साथ रिश्ता था और उसी रिश्ते से विलियम पैदा हुआ था। ड्वाइट ने बंदूक उठाई। उसके पास विलियम को मारने का पूरा मौका था, लेकिन उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। तभी दोनों में से एक बहन ने सोफे के नीचे से एक मशीन गन निकाली और बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां चारों तरफ खामोशी छा गई। कार्ल और उसकी दोनों बहनें मारी जा चुकी थीं। सिर्फ विलियम जिंदा बचा। कुछ समय बाद पिट्सबर्ग में सैम के घर कोई अखबार छोड़ गया। अखबार में लिखा था, सब खत्म हो चुका है। इसका मतलब साफ था, अब कोई भी सैम के पीछे नहीं आएगा। ड्वाइट ने ना सिर्फ अपना इंतकाम पूरा किया, बल्कि अपनी बहन और उसके बच्चों को हमेशा के लिए महफूज भी कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कहानी देखते हुए आप इसमें खो गए हो, तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहें।